न्यूमेरिकल्स के लिए कल मैराथन क्लास आ रहा है, आप सभी को पता है, दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो आप न्यूमेरिकल्स का वो मैराथन क्लास जरूर अटेंड करना। न्यूमेरिकल्स में वीक हो, मैराथन क्लास अटेंड करो। हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं उस मैराथन क्लास में करा रहा हूँ। जैसी भी परेशानी है सारी न्यूमेरिकल्स की वहां पर खत्म होने वाली है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो, इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे डेरिवेशंस कंप्लीट करा चुका हूँ और आज मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बच्चों पढ़ाने वाला हूँ। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूं। तो आपको क्लास को देखना है लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। और देखो, बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशंस आप सभी को पता है बच्चा, लगभग आप 15 से 20 नंबर के तो मान के चलो। तो जो बच्चे 15 से 20 नंबर अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं वो डेरिवेशंस की वीडियो जरूर देखा करें। और प्लेलिस्ट हम अपडेट कर देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जितने भी सब्जेक्ट हमारे चैनल पर चल रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी अपडेटेड। उनमें सारी चीजें अपडेट आपको हो जाएंगी बच्चा बाड़ी। तो टेंशन ना लो, बस मेहनत करते रहो। बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, आप प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तभी 90+ लेकर आओगे, ठीक है ना बच्चा। और एक और बात देखो, आप सभी को पता है, अगर आप फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आप मुझे नून अकेडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी वहां पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, एकदम फ्री क्लासेस हैं। अगर आप चाहते हो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स या ऑप्टिक्स को अच्छे से क्लियर करना या फिर अपना अच्छे से रिवीजन करना, तो उसके लिए आप मुझे नून अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नून अकेडमी ऐप की भी मिल जाएगी और मेरे ग्रुप की भी मिल जाएगी, जिसमें आप ज्वाइन होकर फ्री लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर नून अकेडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे बच्चों। ये फिजिक्स क्लास 12th के लिए है। इसमें आप मेरे से अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, आपका कैसा भी डाउट हो। वहां पर एक कॉलिंग का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करिए, मेरे पास कॉल आएगा, मैं आपका रिसीव करूंगा और आपका जो भी डाउट है उसे वहीं पर क्लिक करूंगा। सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कराई जाती है एकदम फ्री में। नोट्स भी आपको मिलेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे फ्री नोट्स पाना चाहते हैं फिजिक्स के, वो मुझे नून अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज हैं और मेरा सेशन हो रहा है डेली बेसिस शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए बच्चों, जिससे कि आप भी बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओ। 100% फ्री है नून अकेडमी ऐप आप सभी के लिए। कल संडे है, वहां पर मेरा कंपटीशन भी होने वाला है, तो आप कंपटीशन भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। कंपटीशन देकर आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो बच्चों कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। तो कंपटीशन देना बिल्कुल भी मत भूलना। दोपहर मतलब शाम 6 बजे से 7 बजे तक आपका क्लास रहेगा और कल कंपटीशन हमारा सुबह में रहेगा। ये ऑल हिंदी बोर्ड के लिए, चाहे आप किसी भी हिंदी बोर्ड से, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, सभी हिंदी बोर्ड के लिए हमारी क्लासेज हैं नून अकेडमी ऐप पर, ठीक है ना बच्चों। तो आपको मैंने सभी को पता होगा बच्चा, मैंने आपको 35 से 40 डेरिवेशंस बताए हैं, 35 से 40 डेरिवेशंस बताए हैं और इन 35 से 40 में से आपके 14 कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं 15वां और 16वां जो डेरिवेशन है बच्चों वो पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसको समझने का प्रयास करना। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो देखो, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का ही गुण है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ही गुण है, ठीक है। तो मैंने यहां पर यही लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। और अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्षेत्र के लंबवत कोई समतल पृष्ठ लें, जैसे क्षेत्र आपका सपोज करो ये क्षेत्र है, सॉरी ये क्षेत्र है, इसके लंबवत हमने कोई प्लेन ले लिया, ये तल और ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, इनके बीच कितना एंगल आपको दिख रहा है, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तल के कैसा है, लंबवत है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्षेत्रीय लंबवत अगर हमने कोई समतल पृष्ठ ले लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए वेक्टर है, तो जो स्केलर गुणन, स्केलर का मतलब जानते हो ना, अदिश गुणन, तो जो आपका अदिश गुणन है बी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, इसी को हम लोग क्षेत्रफल ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं और इसको हम लोग φb से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहाँ पर डायग्राम तो वैसे आगे भी बना हुआ है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रफली बना दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल इसका जो है ऊपर की तरफ होगा और चुंबकीय क्षेत्र अगर आप लगाओगे ऐसे करके, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी वेक्टर। तो आपने ये पृष्ठ है कोई, इसका तल ऊपर की ओर होगा तो इसका क्षेत्रफल मैंने ए वेक्टर ऊपर की ओर दिखा दिया। चुंबकीय बल रेखाएं भी इसके समांतर गुजर रही हैं, तल के तो लंबवत हैं चुंबकीय बल रेखाएं, बट अगर इसका जो क्षेत्रफल आप ले रहे हो ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसे होंगे, समांतर होंगे। कैसे होंगे बच्चों, समांतर होंगे। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारी कंडीशन बनती है φb बराबर, हमने क्या बोला है,
बी वेक्टर और ए वेक्टर के अदिश गुणन को क्षेत्रफल ए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बट आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है इनकी दिशा एक ही है, तो फाइव बी बराबर बच्चों यहां पर हो जाता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को मैं लिखता हूं बी ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कितना लगाओगे अब यहाँ 0 डिग्री, तो क्या रह जाएगा बी ए। क्या रह जाएगा यहाँ पर बी ए। क्यों रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान आप 0 डिग्री अप्लाई करोगे तो फाइव बी का मान आपका बी ए रह जाएगा। एक और डायग्राम हम यहीं पर बनाते हैं बच्चों, एक और डायग्राम हम यहीं पर बनाते हैं सेम। वहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये ऐसे करके गुजरती हैं कुछ, और पृष्ठ पर हमने कोई लंब डाल दिया। ये पृष्ठ पर जो खींचा गया अब लंब है ना, ये एक और यहां पर दिखा दो ऐसे करके, ये जो लंब है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चा यहाँ पर थीटा। कितना कोण बना रहा है थीटा। और अगर ऐसी बात है ये तो आपका बी वेक्टर हो गया और ये बच्चा आपका क्या हो गया ए वेक्टर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि पृष्ठ पर जो खींचा गया लंब है, हमने जो पृष्ठ ले रखा उस पर हमने कोई लंब खींच दिया, तो पृष्ठ पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चा बी थीटा। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम वही अप्लाई कर देते हैं, फाइव बी बराबर बी ए कॉस थीटा। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में गलती से एक सूत्र पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो मुझे नहीं पता कि पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये होता है आपका ए बी कॉस थीटा, दो वेक्टरों का अदिश गुणन। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं वही अप्लाई कर रहा हूं। मैंने यहां पर ये लिखा है कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण है, और अगर हमने किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में क्षेत्र के लंबवत कोई समतल पृष्ठ ले रखा है जिसका क्षेत्रफल क्या है वेक्टर ए है, तो जो आपका स्केलर गुणन या अदिश गुणन होगा ना बी वेक्टर और ए वेक्टर का, बी वेक्टर और ए वेक्टर का जो अदिश गुणन होगा उसको हम लोग क्षेत्रफल ए से जुड़ा हुआ, बद्ध का मतलब बाउंडेड घिरा हुआ जुड़ा हुआ, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, फाइव बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाइव बी से। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज पढ़ा रहा हूं। पहला डायग्राम मैंने दिखाया है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल भी ऊपर की ओर होगा, दोनों एक ही दिशा में है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है फाइव बी बराबर बी इंटू ए। अगर मैं आपसे बोलूं यदि पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा थीटा कोण बनाता है तो क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, अगर पृष्ठ पर जो हमने लंब खींचा है, जो अभिलंब खींचा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है थीटा, तो पृष्ठ ए से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाइव बी बराबर बी ए कॉस थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका ए बी कॉस थीटा होता है। बच्चों देखो चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक की बात करूंगा तो देखो एमकेएस पद्धति में इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, और सीजीएस पद्धति में इसका जो यूनिट है बच्चों वो मैक्सवेल होता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। एमकेएस पद्धति में अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हो वेबर होता है बच्चों, क्या होता है वेबर। और सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है, क्रिकेटर मैक्सवेल नहीं है, ठीक है ना, ये दूसरे मैक्सवेल हैं। तो इस चीज को याद रखना, एमकेएस पद्धति में वेबर और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल। आपको एक रिलेशन भी याद रखना है कि वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन क्या होता है। तो एक वेबर में बच्चा पार्टी 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं तो आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो कि एक वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। क्लियर है सभी को, क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक और शेयर कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो, अच्छे बच्चे हो बातें माना करो, ठीक है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। डायग्राम ये दोनों आप लोग यहां पर बने हुए देख सकते हो, मैंने यहां पर बना रखे हैं एकदम क्लियर, आप लोग इनको देख पा रहे हो। पहली वाली कंडीशन वही है जो मैंने अभी आपको बताई, दूसरी वाली भी कंडीशन वही है बच्चों जो मैंने आपको बताई है। तो ये डायग्राम्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, इसमें आपको कोई भी परेशानी बच्चा बाड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो अगर मैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम की बात करूं, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम की बात करूं, तो देखो वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित दो नियम दिए। कितने नियम दिए बच्चों, दो, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। मैं थोड़ा इनको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं कि पहला नियम क्या है, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम,
ठीक है, यहां डाल लो आप लोग प्रथम नियम। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसी परिपथ या फिर आपका कुंडली हो सकता है, परिपथ हो या फिर कोई कुंडली हो, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है, बराबर होता है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड कर दो। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर हमारे पास कोई परिपथ है या फिर कोई कुंडली है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसी कुंडली में या किसी सर्किट में ही उत्पन्न होगा, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक समय दर के बराबर होता है। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं यदि कुंडली में जो आपने कॉइल ले रखी है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो देखो आपने जो कुंडली ले रखी है बच्चा, आपने जो कॉइल ले रखा है, जो कुंडली ले रखा है, उसमें फेरों की संख्या कितनी मैंने मान ली, कैपिटल एन। तो ई बराबर हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। हम एक यहां से ये भी बना सकते हैं। आप आगे क्या लिखोगे बच्चा पार्टी, वो थोड़ा समझ लो, या E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ एन फाइव बी, तो एन फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां लिखोगे एन फाइव बी को, एन फाइव बी को फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिताओं की, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक वेबर टर्न होता है, वेबर टर्न होता है। तो आप सभी को बच्चा याद रखना है, पहला नियम है, मैं यहां पर पूरा डिस्क्राइब कर रखा, वहां तो आपका केवल थ्योरी से लिखा हुआ है। तो किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और हमने जो कुंडली ले रखी है, अगर उस कुंडली में फेरों की संख्या आपकी कैपिटल एन है, जो फेरों की संख्या वो कितनी है, कैपिटल एन, तो आपका यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इस वाले में। यहां पर मैंने डेल्टा को बाहर ले लिया बच्चा, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाइव बी अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो जो आपको यहां पर एन फाइव बी दिख रहा है, इस एन फाइव बी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, और इसका जो यूनिट है, इसका जो मात्रक है बच्चों, वो आपका वेबर टर्न होता है। क्या होता है इसका मात्रक, वेबर टर्न होता है। इतने में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ये आपका पहला नियम है। अगर आप थोड़ा सा आगे और लिखना चाहते हो, जैसे आप प्रेरित धारा निकालना है, तो I बराबर हम यहां से फॉर्मूला लगाते हैं E अपॉन आर, जो आपने पढ़ रखा है ना, ओम का नियम V बराबर I इंटू आर, मैं उसी को यहां पर लगाता हूं। तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो यहां पर V की जगह हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल लेना है E, और E का वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो, माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। देखो माइनस चिन्ह जो है ना, वो लेंज के नियम की पुष्टि करता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस रीजन का, उस कारण का विरोध करते हैं जिससे कि इनको उत्पन्न किया गया है। इसी वजह से यहां पर माइनस चिन्ह लिया जाता है। तो ये प्रेरित धारा के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अगर मैं प्रेरित आवेश की बात करूं, यदि प्रेरित आवेश स्मॉल क्यू हो तो
Q बराबर क्या होता है बच्चों, I इंटू डेल्टा टी, I इंटू डेल्टा टी। आई की जगह आप ये लगा दो माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ये आपस में कैंसिल, तो क्या रह गया माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव बी। ठीक है, तो याद रखना प्रेरित धारा जो है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर डिपेंड करती है, जबकि प्रेरित आवेश केवल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है। अगर ये टॉपिक आए तो आप आसानी से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, पहला नियम पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि आखिर आपका पहला नियम होता क्या है। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका उत्पन्न हो रहा है या फिर जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ये सदैव इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी जो दिशा है, सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करते हैं जिनसे कि इनको उत्पन्न किया गया है। अगर आप स्वप्रेरण में देखें तो सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, यहां पर आप लोग मुख्य धारा बढ़ाते हो, ठीक है, मैं यहां पर ऐसी रफली डायग्राम बना दे रहा हूं। जब आप मुख्य धारा बढ़ाते हो तो आप लोग क्या देखते हो कि प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत होती है। इसको उत्पन्न किससे किया गया, उत्पन्न किससे किया गया, मुख्य धारा से, और प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत चल रही है, हमेशा अपोजिट रहती है। जिससे इसको उत्पन्न किया जाएगा उसके ही ये अपोजिट चलेगी। तो किसी परिपथ में या किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करते हैं जिससे कि इनको उत्पन्न किया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम, ये आपका लेंज का नियम भी कहलाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसको हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। अगर लेंज का नियम आएगा तो आपको यही लिख देना है। और ये जो है ना ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। एक नंबर में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है बच्चों। तो जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण नियम को व्यक्त करता है या ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन करता है। फैराडे का ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है जिसको हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, लेंज का नियम आए तब भी आपको यही लिखना है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पूछे जाए तो ये आपको दोनों लिखने हैं। अब मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया बच्चों, आगे ये मैंने पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट कर दो, अगर दिक्कत हुआ करे तो भी कमेंट किया करो। देखो हमें पता पड़ना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। तो वीडियो एंड होने के बाद आप कमेंट किया करो कि सर हमें वीडियो अच्छा लगा, बेकार लगा, सर इस चीज को सुधारो, तो हम उसी चीज को सुधारेंगे यार। आपके सजेशंस हमारे लिए जरूरी होते हैं। आप सजेस्ट नहीं करोगे तब तक हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। तो सजेशन जरूर दिया करो बच्चा, ठीक है। चलिए वो हमारा डेरिवेशन वहीं तक है बच्चा, वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका ये, धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। और 2022 के लिए मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई भी परेशानी आई थिंक आप सभी को नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया है स्वप्रेरण गुणांक को। तो देखो स्वप्रेरण गुणांक की डेफिनेशन हम लोग कई तरीके से बनाते हैं। एक तो हम लोग बना लेते हैं N∅B बराबर Li से, यदि I इज इक्वल टू 1 हो तो N∅B बराबर L। यहां से आप पूरी की पूरी परिभाषा बना सकते हो कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि N∅B क्या होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी हो, एकांक हो। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी हो बच्चों, एकांक हो। एक तो हम इससे बना लेते हैं। एक और जो डेफिनेशन बनाई जाती है वो बनाई जाती है E बराबर माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी से। तो यहां पर हम डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी को कर देते हैं 1, तो E इज इक्वल टू माइनस L या L बराबर माइनस E, और माइनस को हटाओगे तो संख्यात्मक मान हम यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर ये डेफिनेशन इसी से बनी है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का
स्वपरिवर्ण गुणांक। अब अरे यार, E इज इक्वल टू माइनस एल लिख दो, या एल बराबर E और ब्रैकेट में लिख दो संख्यात्मक रूप से। तो डेफिनेशन हमें इसी से बनानी है कि किसी कुंडली का स्वपरिवर्ण गुणांक, किसी कुंडली का स्वपरिवर्ण गुणांक उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के, क्योंकि मैंने माइनस वहां से हटा दिया और संख्यात्मक मान लिख दिया, मैंने माइनस वहां पर नहीं लिया है। तो किसी कुंडली का स्वपरिवर्ण गुणांक उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक लिख दो या फिर आप लिख दो 1 एम्पियर पर सेकेंड। जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा या धारा परिवर्तन की दर कितनी हो बच्चों, 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। तो डेफिनेशंस को आप लोग बनाना सीखो। फिजिक्स से मेरे दोस्त इसे रट नहीं सकते हो, कितना रटोगे यार। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, 14 चैप्टर्स हैं और न जाने कितना सारा थ्योरी है। स्टोरेज हमारे माइंड का बहुत ज्यादा होता है, बट आप लोग यूज कहाँ करते हो उसको, प्रॉब्लम तो यूज से है ना। जितना ज्यादा यूज करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेटर है, बट आप पढ़ना चाहते ही नहीं हो, आप सोचते हो ऐसे आपके दिमाग में उतर जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोगों ने बना ली बच्चा कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो या 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, कैसे भी लिख सकते हो, या तो आप लिख दो एकांक हो या फिर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो। ऐसे करके हम स्वप्रेरक गुणांक की डेफिनेशन बना सकते हैं। मात्रा की बात करें तो आई थिंक पता होगा, इसका यूनिट होता है आपका हेनरी। क्या होता है इसका यूनिट बच्चा, हेनरी। तो ऐसे करके हमने स्वप्रेरक गुणांक को डिस्क्राइब कर दिया। इसको स्वप्रेरकत्व भी बोला जाता है, स्वप्रेरक गुणांक, या इसको स्वप्रेरकत्व भी हम लोग बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो लंबी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व हमको ज्ञात करना है, सही तरह समझना। हमारे पास माना एक लंबी वायु क्रोड परिनालिका है जिसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, a है, लंबाई कितनी है, l है, तथा इसमें तार के जो फेरे हैं उनकी संख्या बच्चों कैपिटल N है। तो हमारे पास एक लंबी वायु क्रोड परिनालिका है जिसका एरिया आपको पता है a है, लंबाई आपको पता है l है, और उसमें जो तार के फेरे हैं, उसमें जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, कैपिटल N। अब इसमें हमने माना इसमें I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमारे पास जो वायु क्रोड परिनालिका है उसमें आप I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। बहुत सिंपल सा थ्योरी है, लिख लोगे आसानी से। आगे क्या करने वाले हो, इसलिए अतः प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n। प्रति एकांक लंबाई की बात हो रही है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मैंने इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया, कितनी होगी, तार के फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N, लंबाई कितनी है l, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n अपॉन l हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कि जो तार हमने ले रखा है उसकी लंबाई l है, वायु क्रोड परिनालिका में जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल N है, तो तार के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N अपॉन L होगी बच्चा। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिनालिका के भीतर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो, देखो लूप वाला डेरिवेशन सभी ने पढ़ रखा है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आप लोग फाइंड आउट करते हो तो क्या निकल के आता है, B बराबर म्यू नॉट N I अपॉन 2A। अब यहां पर यार कोई लूप तो है नहीं, यहां तो आपकी परिनालिका है ना, तो परिनालिका की लंबाई यूज करेंगे, तो यहां से हम लोग 2A को नहीं लेते क्योंकि वहां पर 2πA वृत्त की परिधि ली जाती है, यहां पर आपका L लिया जाएगा। बताइए मैंने कुछ नया लिखा, जो हमने पढ़ रखा है उसी को मैंने यहां लिखा है। तो B बराबर आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट NI अपॉन L। ये क्या है बच्चों, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बच्चों वो ये होगा जो हमने लूप के अकॉर्डिंग ही निकाला है। यहां तक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट बहुत है, अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। आगे क्या करना है बच्चों, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपको निकालना है। अब तार के फेरों की संख्या तो बहुत ज्यादा है ना, प्रत्येक फेरे से बद्ध आप चुंबकीय फ्लक्स निकालोगे तो फाई बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है बच्चों, B इंटू ए, जानते हो ना। अभी मैंने देखो B का मान पीछे निकाला है, आप लोग देख लेना क्या निकाला है, म्यू नॉट
NI/L, और ये वाला A मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ गया, प्रत्येक फेरे से बद्ध। अतः परिनालिका से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, एक बात बताओ, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपने निकाल लिया, जो परिनालिका ले रखी है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, तो पूरी परिनालिका से होकर कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, अरे कितना गुजरेगा, N5 या N5? सीधी सी बात है कि जो आपने वायु क्रोड परिनालिका ले रखी है उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 5 है, तो पूरी परिनालिका से होकर कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना गुजरेगा बच्चा, तो N5। पाई का मान देखो आप लोग ऊपर निकाल चुके हैं, तो N और ये फाई की पूरी वैल्यू आप लोग यहाँ उठा के रख दोगे, देखो μ0 NIA/L, सीधी सी बात है। आगे आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चा, तो N को यहाँ मल्टीपल कर दो, μ0, एक N ये रहा, एक N ये रहा, N² IA और नीचे आपका L है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, N5। अब हमें निकालना क्या है, परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, जो कि हमने पढ़ रखा है कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है, N5 बराबर Li। आपको निकालना क्या है, L, तो L बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, N5/I। N5 का मान आपने ये निकाल रखा है, इसको आप यहां पर अप्लाई कर दो, लगाओ, μ0 N² IA/L है, और नीचे आपका IB है, I से आपका I कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, μ0 N² A/L। ये परिनालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक होगा, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने पूरा वैल्यू अप्लाई कर दिया, काटपीट मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, N5/I। N5 का मान हमने उठा के पूरा का पूरा ये रखना है, लास्ट में क्या निकल के आया, μ0 N² A/L। यही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इसको आप एक बार दो बार खुद से करोगे। देखो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ही माहिर बन जाओगे इन डेरिवेशंस को करने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको खुद से कॉपी पर लिख लिख के तैयार करो, जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो अच्छे से इनको प्रिपेयर करना बच्चा, तो एक बार दो बार तीन बार आपको इनको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्लास तो बच्चों हम यहीं पर एंड करेंगे। क्लास कैसा लगा, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताया करो। अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करना। क्लास हुआ आपका दी एंड। थैंक यू, आपने क्लास को लास्ट तक देखा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 में 90+ फोड़ना चाहते हो, ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। 28 मिनट की पहुंच गई।